अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है, पार्ट 1 थर्ड चैप्टर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाके आप वो वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, जिसमें टाइटल चैप्टर का क्या है, बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कि बेसिकली मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल जो कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स में, उनका क्या रोल है। आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि डेफिनेटली आजकल अगर आप एमफिल लेवल पे देखें या फिर वैसे बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जो जितनी भी रिसर्च है उसमें आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल ही यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल चैप्टर है टोटल। The use of mathematics and statistics in economics is ever increasing. Economics is concerned with the behavior of measurable quantities such as price, cost, wage, export, investment, national income and employment. अगर लास्ट 2 चैप्टर आपको क्लियर है तो वहाँ पे हमने बात की हुई है ऑलरेडी, वेजेस की, एक्सपोर्ट की, कॉस्ट की, ठीक है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो इन सब चीज़ों में जो चेंजिंग आ रहा है उनके बिहेवियर से डील करती है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स फाइंड इट कन्वेंट ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, कन्वीनियंट टू टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़। अब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स प्राइस, कॉस्ट, वेज, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटीज से डील करती है, ठीक है, कि उनमें किस तरह चेंज आ रहा है, बिहेवियर से डील कर रही है। लेकिन अब मैथमेटिकल रोल इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के थ्रू हम बेसिकली देखते हैं कि बेसिकली जो नेशनल इनकम है या एम्प्लॉयमेंट है, कॉस्ट है, वेज है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब जाहिर बात है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कहते हैं एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। थ्योरेटिकल तो ये चीज़ ओके है, लेकिन मैथमेटिकल के थ्रू हमें पता चलता है कि 10% बढ़ने से दूसरी चीज़ कितने परसेंट कम हो रही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, बेसिकली मैथमेटिक्स हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करती है। दे आल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक डाटा एंड टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रिंसिपल। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, बेसिकली वो हमें वैलिडिटी, ठीक है, डाटा की, या फिर उसके अलावा आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग में हमें जो वैलिडिटी बताती है वो स्टैटिस्टिकल रोल बताता है, ठीक है। वेरियस इकोनॉमिक प्रिंसिपल के, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो कितने अथेंटिक है, ठीक है। तो इस हवाले से जितनी भी जो वैलिडिटी है डाटा की, डाटा का ट्रेंड ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, डाटा में कितनी चेंजिंग आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स बताती है। It is in this context that a course of economics must include explanation of some elementary concept of mathematics and statistics which are frequently used the following pages। ठीक है, कि बेसिकली इसी वजह से हमें इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम चेक कर सकें एक तो डाटा की वैलिडिटी, और दूसरा जो हमारे पास वेरियस क्वांटिटीज़ हैं उनका रिलेशनशिप चेक कर सकें, ठीक है। थ्योरेटिकल बात हमें इकोनॉमिक्स बताएगी, उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म हमें मैथमेटिक्स बताएगी, फिर जो वैलिडिटी है वो हमें स्टैटिस्टिक्स बताएगी। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट रोल हैं। अब सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको पता है वेरिएबल्स होते हैं एंड कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम वेरिएबल को देख लेते हैं कि वेरिएबल को किस तरह डिफाइन किया गया है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स आर द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो बिल्कुल रॉ मटेरियल है ना, वो हमारे पास वेरिएबल या फिर कांस्टेंट होते हैं। इन ऑल इकोनॉमिक स्टडीज़ वी फाइंड 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। जितनी भी इकोनॉमिक्स की स्टडी कर लें, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं क्वांटिटीज़ की। अब ये भी आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए। सम हैव द क्वालिटी टू चेंज एंड कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, कि जिसमें से कुछ की क्वालिटी चेंज होती है, ठीक है, और फिर हम उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम कर लेते हैं। वाइल सम अदर रिमेन फिक्स्ड इन वैल्यू, लेकिन जो अदर होते हैं वो बेसिकली फिक्स्ड होते हैं। द चेंजेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। अब इन सिंपल वर्ड इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि हमारे पास क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम चेंज नहीं लेके आते, वो फिक्स होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें चेंज आ जाता है। तो अब जिसमें चेंज आता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो फिक्स्ड है उसको हम क्वांटिटीज़ ही बोल देंगे, ठीक है। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइप्स होती हैं क्वांटिटीज़ की। फर्स्ट जिसमें चेंज आ जाता है, सेकंड जिसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। अब जिसमें चेंज आ जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें चेंज नहीं आता वो सिंपल क्वांटिटी कहलाती है, ओके।
अ वेरिएबल इज़ समथिंग विच इज़ मेजरेबल। अब ये वेरिएबल की डेफिनेशन है, इसको एज अ डेफिनेशन आपने याद करना है। अ वेरिएबल इज़ समथिंग विच इज़ मेजरेबल एंड कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, कि वेरिएबल वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो हमारे पास वैल्यूज़ के हिसाब से डिफरेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड प्राइस, कॉस्ट, आउटपुट, नेशनल इनकम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स में वेरिएबल क्या है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स के कोई 3-4 वेरिएबल बताएं, तो आपने बताना है प्राइस, कॉस्ट, आउटपुट, नेशनल इनकम और वेजेस। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं। वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अब मैथमेटिक्स की बात आ गई, ठीक है, कि वेरिएबल को, अब ये हमें थ्योरेटिकल तो वेरिएबल का पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, लेकिन जब हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी में रिप्रेजेंट प्राइस बाय पी। अब प्राइस पूरा लिखने के बजाय अगर हम पी लिख देते हैं तो वो उसका सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल को इस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटी को यू से, कॉस्ट को सी से। प्रोफेसर कोरोस हैज़ गिवन अ गुड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, जब भी आपसे वेरिएबल की या फिर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर आप किसी ऑथर का रेफरेंस देते हैं तो डेफिनेटली वो एक प्लस पॉइंट होता है, वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। ठीक है, तो जस्ट वेरिएबल की डेफिनेशन बना दें वो भी ओके है, लेकिन अगर किसी ऑथर का रेफरेंस दे के बता दें तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। A variable is a symbol which during a discussion may assume different value or a set of admissible value। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसको डिस्कशन के दौरान हम डिफरेंट वैल्यूज़ उसकी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आप वेरिएबल की डेफिनेशन इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब बात ऊपर वाली है, लेकिन थोड़ी सी अब आपको अगर इसको टू द पॉइंट बताना पड़े वो किसी ऑथर के थ्रू हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो ऊपर डेफिनेशन जस्ट बताएगी या वो अपनी वर्डिंग में बता दें तो इट्स ओके हो जाएगा। In mathematics, the letter at the end of alphabet U, V, W, X, Y, Z are used to represent variable। In simple word ये वही बात है कि आप किसी भी वेरिएबल को जब रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल से तो वो वेरिएबल कहलाता है। बट इन इकोनॉमिक्स द जनरल प्रैक्टिस इज़ टू यूज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जांपल पी। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो आप इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ही इसका सिंबल होगा, उसी से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट है तो उसका जो फर्स्ट लेटर सी है उससे आप प्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सम टाइम अ डिफरेंट लेटर और सिंबल में बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल वाई फॉर नेशनल इनकम, एक्स फॉर एक्सपोर्ट। सम टाइम इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके सिंबल मतलब फ़िक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, फिक्स से मुराद क्या है कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स कर दी गई है। अगर नेशनल इनकम की बात आ जाती है तो उसको हमेशा हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी इनकम लिखना हो, फॉर एग्जांपल प्राइस और इनकम इकट्ठा आ गया, ठीक है, प्राइस को आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इनकम को आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनकम को आप हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक रूल है, या फिर इसको आप ऐसे समझ लें कि इकोनॉमिक्स में स्टार्ट से इसी तरह ये यूटिलाइज होते आ रहे हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट को आप ई से नहीं बल्कि एक्स से ही मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। The value of a variable is the number which can represent the variable. Suppose market price is 100 rupees per meter. If we use P for price, then we say that 100 is the value of P, the set of all price। अब वो मैथमेटिकल मतलब उन्होंने बात कर दी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट प्राइस लिखते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस हमारे पास 100 है, तो साथ में अगर वो कह देते हैं कि फाइंड द पी, ठीक है, तो आपने पी इज़ इक्वल टू 100 लिख देना है। ठीक है, अब जाहिर बात है मार्केट प्राइस की बात करें या फिर जस्ट पी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि पी से मुराद प्राइस ही है। ठीक है, मार्केट प्राइस या फिर पी इन सिंपल वर्ड सेम चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूज्ड इन अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेंज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने वेरिएबल की डेफिनेशन की है, अब रेंज ऑफ वेरिएबल आ गया। रेंज ऑफ वेरिएबल क्या है कि वो जो सारे सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमने वेरिएबल के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ कह सकते हैं, सॉरी रेंज ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं। अगेन डिफाइन कर देते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल यूज्ड इन अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेंज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। तो अभी तक हमारी 2 डेफिनेशंस हुई हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है वो क्लियर हो गए होंगे। और 2 डेफिनेशन है, रेंज ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल। उसके बाद अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ वेरिएबल। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल, द मोस्ट कॉमनली, अब हमने डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनकी काइंड्स को डिफाइन कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस वैस डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ये सारी काइंड्स हैं। इसको सबसे पहले, अच्छा इसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट अगर उन्होंने टाइप्स को अलग से किया हुआ है तो अलग से कर लेंगे, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में यहाँ पर टाइप्स भी कवर हैं, लेकिन चले फर्दर उसको देख लेंगे।
Continuous vs discontinuous. A continuous variable is one which can take on any value within its range. Such a variable, while assuming different values, does not leave any gap or interval. For example, the speed of a car is a continuous variable. If the speed s changes from 10 km to 30 km, then s must pass through all possible values between 10 to 30. अच्छा, इसको अब आपने सिंपल वे में समझना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्डिंग यहाँ पे यूज़ हुई है। अच्छा, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो बेसिकली मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। दैट कैन ऑन एनी वैल्यू विद इन इट्स रेंज। इन सिंपल वर्ड उन्होंने कार की एग्जांपल दिया है कि कार की जो स्पीड है ना वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। अगर कार की स्पीड अचानक 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक चेंज होती है, ठीक है, स्पीड बढ़ती है, तो बेसिकली जो स्पीड है वो हर वेरिएबल हर वैल्यू से गुजर कर जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 to 30 है तो 10 से 11 होगी, 12, 13, 14, मतलब वो स्पीड से ही जाएगी। लेकिन यह है कि वो डायरेक्ट 10 से 30 नहीं हो जाएगी, बल्कि वो दरमियान से गुजर कर जाएगी। तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है जो बेसिकली कॉन्टीन्यूस चेंज होता है, ठीक है। तो वेरिएबल को ऑलरेडी हमने बताया कि वेरिएबल मीन्स चेंज, ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज आता है उसको वेरिएबल कहते हैं। और कॉन्टीन्यूस चेंज इन सिंपल वर्ड आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब इसकी डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इज़ वन, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन इट्स रेंज, ठीक है, कि रेंज के अंदर उसकी कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। सच अ वेरिएबल वाइल एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज डज नॉट लीविंग एनी गैप और इंटरवल, ठीक है। और इस मतलब जो वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यू अगर हम एज्यूम करते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 30 डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसके दरमियान चेंजिंग आएगी। द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल व्हेन शो इन अ ग्राफ मेक अ कॉन्टीन्यूस कर्व विदाउट अ ब्रेक सच एज फॉलोइंग। अब ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के उन्होंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें जो ग्राफ ए है उसमें कॉन्टीन्यूसली मतलब उन्होंने अगर ऊपर की तरफ कर्व मूव हो रहा है तो एक स्पीड से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बी में देखें अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो वो भी एक तरतीब से हो रहा है। और सी में अगर देखें अगर वो मूव भी कर रहा है, लेकिन वो फिर इन सिंपल वर्ड अगर आप कार की स्पीड को माइंड में रखेंगे ना तो ये तीनों कर्व आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है डिसकॉन्टीन्यूट वेरिएबल इज़ दैट विच वाइल एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑलवेज लीव गैप इन द वैल्यूज़, ठीक है। अब वो कहता है कि बेसिकली जो डिसकॉन्टीन्यू वेरिएबल होता है ना उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें गैप होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब चेंज नहीं होता। अब कॉन्टीन्यू में गैप नहीं था, लेकिन डिसकॉन्टीन्यू में गैप होता है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। इट चेंज बाई डिफिनेट अमाउंट्स और जंप। फॉर एग्जाम्पल द कर्व ओवर डिसकॉन्टीन्यूड वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्लेसेज, इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस and is broken somewhere. For example, the graph of a price of potato in different weeks may be as shown figure 3.2. Okay, over the first week the price stay at ₹10, then it jumps ₹20. अब अगर आप पोटैटो की प्राइस की यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे अगर आप पोटैटो की प्राइस की बात करें तो वो जंप कर जाती है, ठीक है। मतलब पहले 10 थी तो वो 10 से डायरेक्ट 20 हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले 11, 12, 13, 14, 15 उस प्रोसेस से वो गुजरी नहीं है, ठीक है। तो जो पोटैटो की प्राइस है वो डायरेक्ट 10 से 20 की तरफ गई है, तो ये डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल है जिसके अंदर गैप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसके ग्राफ भी देख लें तो ये देखें, अब 3.2 का जो वाई वाला मतलब राइट और लेफ़्ट ग्राफ दोनों चेक कर लें, दोनों में ही गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है। जबकि ये देखें तो ये कॉन्टीन्यूसली जा रहा है, इसमें कोई भी ब्रोकन वाला सीन नहीं है। तो ये कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस है। अच्छा, कुछ अजम्पशन है कॉन्टीन्यूटी की, ये आपने माइंड में रखनी है। इन इकनॉमिक्स मस्ट ऑफ द वेरिएबल सच एज प्राइस, क्वांटिटी, इनकम, ईटीसी आर डिसकॉन्टीन्यूस। अब ये भी आपने माइंड में रखना है कि इकनॉमिक्स में जो प्राइस है, क्वांटिटी है या फिर इनकम है, ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूट वेरिएबल है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यू वेरिएबल नहीं है। मतलब अगर प्राइस है तो उसमें भी मतलब गैप के साथ चेंज आ जाता है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्टीन्यू चेंज है। क्वांटिटी है तो उसमें भी मतलब 10 kg है तो वो 5 kg हो सकती है, तो उसमें भी चेंज है। इनकम भी अचानक अगर आपकी 20,000 है तो आपकी फ़ौरन 25 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो पहले 2100, 2200, 2300 और फिर हो। वी एज्यूम दैम एज कॉन्टीन्यूस। ओके, ठीक है जी, इसमें उम्मीद है ये कवर हो गया होगा। और अच्छा, फिगर 3.3 हमें क्या बता रहा है ये भी चले रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। Point A and C and D are show various prices and the corresponding quantity demand. Here P and Q appear discontinuity. It was assume P and Q to the quantity. We can join the point to get a continuous demand curve. ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड के हमारे पास देखें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे देख लें। अब ये जो राइट साइड पे है हमारी, इसमें उन्होंने जब पॉइंट्स को मतलब
मिला दिया तो वो हमारे पास डेफिनेटली एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल बन गया, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास पार्ट्स नहीं बने हुए बल्कि एक कॉन्टीन्यूटी है, स्पीड अप है। जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स की शक्ल में दिया है कि ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यू है, इसमें गैप अवेलेबल है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्टीन्यू और डिसकॉन्टीन्यू वेरिएबल का कंसेप्ट था। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। वन वेरिएबल व्हेन कंसीडर इन रिलेशन टू एन अदर वेरिएबल कैन टेक टू फॉर्म, कि जब एक वेरिएबल का रिलेशन हम दूसरे वेरिएबल के साथ देखते हैं तो उसकी दो मतलब सूरत हाल होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। ओके उसके बाद एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वन फॉर विच वी अज्यूम दैट इन डिस्कशन ऑफ अ गिवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट चेंज ऑफ इट्स ओन एंड इज़ नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ खुद ही चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और वेरिएबल के चेंज होने की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद ही चेंज होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसकी फर्दर नेक्स्ट एक इक्वेशन आएगी तो उम्मीद है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिटरमिन करता है। ठीक है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन हुज वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू गिवन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द प्रॉब्लम। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो डिपेंडेंट हमारा उस पर डिपेंड कर रहा है, उसमें भी 5% चेंज आ जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 10 हो जाती है तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंट भी 10% चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर अगेन इसको हम करेंगे तो ये कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, लेकिन यह है कि उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी ज़रूर बताइए, फिर इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। ये सिंपल वे में बता दिया उन्होंने, इफ़ अ चेंज अकर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट काजेज अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वी अज्यूम दैट प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सो व्हेन प्राइस चेंज इट इंड्यूस चेंज इन क्वांटिटी। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्यू से हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पी से हम प्राइस को। क्यू इज़ इक्वल टू पी है। ठीक है, आप ये मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो इसको लिख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्यू इज़ इक्वल टू पी, क्यू हमारे पास डिपेंडेंट है, पी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो उसकी वजह से हमारा जो क्वांटिटी है उसमें जो चेंज आएगा वो बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल इनफ है। उसके बाद द जनरल रूल फॉर मेकिंग ग्राफ इज़ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी शोन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कि हमेशा हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और जो हमारा डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में इसको हम जूम करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए जहाँ पर सी लिखा हुआ है ना ये हमारा इंडिपेंडेंट साइड होती है, और जहाँ पर हमारा ये क्यू लिखा हुआ है ये हमारी डिपेंडेंट साइड, सॉरी ये मिक्स हो गया है। ओके, जो हमारा सी है वहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमारा क्यू है वहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। जूम करने के चक्कर में थोड़ा सा मिक्स आउट हो गया, लेकिन उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ़ बल्ब्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ अज्यूम कर ली हैं, इसको ग्राफ में पुट किया तो वो हमारे पास इन सिंपल आंसर आ गया। मतलब उस ग्राफ को आपने देख लेना है कि वो किस साइड पे मूव कर रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, अब ये भी हमसे अक्सर क्वेश्चन होता है कि फंक्शनल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपने कहना है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशन है एक, उसको हम फंक्शनल रिलेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि Q विल बी कॉल्ड फंक्शन ऑफ P एंड रिटन इन सैम्पल। अब देखिए Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ P। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना Q इज़ इक्वल टू P आपने लिख लेना है, लेकिन अब हमने जो F इसमें ऐड कर दिया वो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म होगी वो हमारी फंक्शनल फॉर्म होगी। ठीक है, जिसमें मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के रिलेशन को। उसके बाद व्हेन वी शो द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल थ्रू इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिटन एंड राइट हैंड साइड। अब इंडिपेंडेंट हमारा हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, जो डिपेंडेंट होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी भी ऊपर क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट।
ठीक है। अब कांस्टेंट को हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया वो वेरिएबल था, ठीक है, कॉन्टिन्यू डिसकॉन्टिन्यू वेरिएबल, और फिर उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कर लिया। अब हमारे पास कांस्टेंट है। अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू और इट इज़ अ सैम्पल हुज वैल्यू इज अज्यूम एज फिक्स ड्यूरिंग अ डिस्कशन। कि कांस्टेंट हमारे पास वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल हमने कहा था कि वो वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें चेंजिंग आती रहती है। तो वेरिएबल जिसमें चेंजिंग आती है, कांस्टेंट जो फिक्स है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ डिमांड वी अज्यूम प्राइस ऑफ मिल्क एंड क्वांटिटी डिमांड मंथली आर वेरिएबल बट इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। अब देखें, वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया, डिमांड का शेड्यूल लिया, जिसमें हमने कहा है कि प्राइस ऑफ मिल्क या क्वांटिटी डिमांड ऑफ मंथली आर वेरिएबल। ठीक है, कि प्राइस या फिर डिमांड हमारे पास वेरिएबल है, जबकि हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट है। वो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारी इनकम फिक्स है। प्राइस में भी चेंजिंग आ सकती है, क्वांटिटी में भी चेंजिंग आ सकती है, लेकिन जो इनकम है वो तो डेफिनेटली फिक्स है, हर मंथ सेम ही आनी है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इन द डिमांड इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 2p, क्यू एंड पी आर वेरिएबल वाइल 20 एंड 2 आर कांस्टेंट। ठीक है, क्यू क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी बताया, पी प्राइस ऑलरेडी बताया, ये दोनों वेरिएबल हैं, जबकि 20 और 2 हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक आता है पैरामीटर का कंसेप्ट। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर कंसेप्ट रीड आउट कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में जब आप आगे जाके डिटेल मतलब सही वाली बुक पढ़ते हैं ना मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की, क्योंकि ये तो एक चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तब। Parameter a symbol whose value is assumed as constant in the problem under consideration while it is variable in real life and may have different value in other situation. Parameter are shown by letters and symbol. बहुत ही मज़े की ये डेफिनेशन है कि पैरामीटर हमारे पास वो सैम्बल होता है जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कि इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन जो रियल लाइफ है, हकीकत है इस दुनिया में, उसमें चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पैरामीटर कहते हैं। कि जब हम उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में उसमें चेंजिंग आ रही होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई होगी जहाँ से मतलब इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन मैनी वेरिएबल लाइक प्राइस, इनकम और टेस्ट, बट to describe law of demand we assume that only price change while income and taste remain constant. Here y is parameter. अब वो कहते हैं कि जब लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं कि प्राइस, इनकम और टेस्ट, ये 3 वेरिएबल की हम बात करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देते हैं कि जो हमारी प्राइस है ना, उसमें तो चेंज आ रहा है, लेकिन हमारी इनकम और टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम है, कांस्टेंट है। तो अब बताएं, क्या रियल लाइफ में ऐसे ही होता है? क्या इनकम में कोई चेंजिंग नहीं आती? क्या टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती? बल्कि उनमें चेंजिंग आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनको फिर हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, कि रियल लाइफ में तो चेंज आ रही होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी में या फिर ड्यूरिंग डिस्कशन हम उसे कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। इफ़ वी राइट द डिमांड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अच्छा, ये डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है, इसको अपने साइड पे मतलब MCQs के लिए प्रिपेयर कर लेना है। क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये डिमांड की इक्वेशन है। देन ए एंड बी आर पैरामीटर। इसमें अब ए और जो बी है ना, वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कि यहाँ पर वो वैल्यूज़ आती हैं जिसमें रियल लाइफ में तो चेंजिंग आती है, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। फॉर डिफरेंट डिमांड प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी डिफरेंट, बट फॉर एनी वन पर्टिकुलर डिमांड दे विल रिमेन कांस्टेंट। वही बात है कि ए और बी मतलब इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती रहती हैं, लेकिन डिमांड के लिए हम इनको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 5 है। देन इक्वेशन अब ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, उसके बाद वो कहते हैं यूजली द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज टू रिप्रेजेंट पैरामीटर। वही बात होगी कि अगर प्राइस है तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर आर आल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मैट्रिक कांस्टेंट, हाँ जी, ठीक है, कि बेसिकली जो पैरामीटर है उसको हम सम टाइम पैरामेट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये पैरामीटर का अदर नेम है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको फर्स्ट नेम नहीं बल्कि सेकंड नेम से ही वो क्वेश्चन किया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, जबकि आप लोग को आता होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। हामिद डिमांड्स फॉर मिल्क, ओके, मंथली इनकम 15। अच्छा, ये जस्ट उन्होंने ना इन सिंपल वर्ड के वैल्यूज़ एज्यूम करके उसको किया है। तो
इट्स ओके, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे जाके फिर फर्दर डिटेल में जब होगा तो वहाँ ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है इक्वेशंस। इक्वेशंस आर अ पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ अलजब्रा एंड आर एक्सटेंसिवली, ये थोड़ी सी बुक बुला रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, यूज्ड इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है कि इक्वेशन बेसिकली मैथमेटिकल टेक्निक्स अलजबरा वगैरह में ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैन बी इफेक्टिवली मेरे ख्याल में इक्वेशन को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते